नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का माइनर पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पेपर के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके रहने वाले हैं इस बार बेहद महत्वपूर्ण। और इस पेपर की वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो यदि आपने नहीं देखी है तो सेमेस्टर थर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिए। वन शॉट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास के बाद आपको एग्जाम के लिए इस पेपर में एक अच्छा कॉन्फिडेंस खुद में फील होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट करनी पड़ेगी विजिट, जहाँ पर आप स्टडी मटेरियल से कर पाओगे इस पीडीएफ को एक्सेस। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेक्शन फर्स्ट के साथ या ए के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 क्या था। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस लिमिटेड रिफॉर्म बाय इंक्रीजिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड अलाउिंग इंडियंस लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने विधायी परिषदों का विस्तार करके तथा शासन में भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व देकर सीमित सुधार प्रस्तुत किए थे। यानी कि उस टाइम तक भारतीयों को चुनाव के लिए कोई वो नहीं था, अलाउ नहीं था, लेकिन इस कानून ने थोड़ा सीमित उनको क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया था गवर्नेंस में, कि आप भी चुनाव लड़कर लिमिटेड जगह पे आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो जनता को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 यानी 1919, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का महत्व क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस एंड एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की और भारतीयों की विधायी भागीदारी को भी बढ़ाने का काम किया। एक्सप्लेन डायरकी, यानी कि द्वैध शासन या डायरकी को समझाओ, ये इंपॉर्टेंट है। Diarchy was a system under which subjects were divided into transferred and reserved categories in provincial administration, यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें प्रांतीय प्रशासन में विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित श्रेणियों में विभाजित किया। यानी कि जो कानून बनाने के दो दो विषय रखे, एक को बोला रिजर्व और एक हो गए ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफर थे वो किनको दिए गए, इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए, जिनमें छोटे-मोटे थे हेल्थ, एजुकेशन इस तरीके के। और जो बड़े वाले जो बहुत ज़्यादा महत्व के टॉपिक्स थे या सब्जेक्ट थे वो रखे रिजर्व में। तो इस सिस्टम को क्या कहा गया, डायरकी कहा गया। व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड अ फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की और भारतीय संविधान का क्या बना, आधार बना। यानी कि जो हमारा संविधान है वो बहुत कुछ भारतीय जो सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 है इससे क्या है, प्रभावित है या इससे मिलता-जुलता है। व्हाई इज़ द एक्ट ऑफ 1935 इम्पोर्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो संवैधानिक विकास में 1935 अधिनियम का क्या महत्वपूर्ण है या क्यों महत्वपूर्ण है। द एक्ट ऑफ 1935 introduced federal principles, responsible government and administrative structures later adopted in the constitution, यानी कि 1935 के अधिनियम ने संघीय सिद्धांत, उत्तरदायी शासन और प्रशासनिक संरचनाएं प्रस्तुत की, जिन्हें बाद में संविधान में अपनाया गया था। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं ये 1935 वाले एक्ट में थी और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्हें क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। व्हाट इज द मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन, यानी कि संवैधानिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स थ्रू वेरियस लॉज एंड रिफॉर्म्स, यानी कि संवैधानिक विकास से तात्पर्य विभिन्न कानूनों और सुधारों के माध्यम से संवैधानिक सिद्धांतों के क्रमिक विकास से। यानी कि हम बात करें यहाँ की, मान लो जैसे मैं इसको 1857 मान लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर 1947 या 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो ये जो इतना बड़ा सफ़र तय हुआ अलग-अलग एक्ट से चलकर, अलग-अलग बातों से निकलकर, तो इसे हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन हम इसको कहते हैं। हाउ डिड ब्रिटिश एक्ट्स इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्रिटिश अधिनियमों ने भारतीय संविधान को कैसे प्रभावित किया। ब्रिटिश एक्ट्स प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, फेडरल आइडियाज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो ब्रिटिश अधिनियम है उन्होंने प्रशासनिक अनुभव, संघीय विचार और शासन संरचनाएं प्रदान की, जिन्हें बाद में संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। यानी कि आज ये जो फेडरल आइडिया है या गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हमें ब्रिटिश जो क्या थे वो एक्ट थे उनमें सब में देखने को मिलती थी। बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें अडॉप्ट किया गया। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा क्या थी।
The Constituent Assembly was a representative body formed to draft and adopt the Constitution of India, यानी कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय थी जिसका गठन भारत का संविधान बनाने और अपनाने के लिए किया गया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटीज, यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना क्या है? द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है जो इसके उद्देश्यों, मूल्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का दर्शन करवाने का कार्य करता है। मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना के दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल आर जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी प्रस्तावना के दो उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता की बात करता है। व्हाट इज मीन्ट बाई सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता से क्या अभिप्राय है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हम आंतरिक तौर पे और बाहरी तौर पे, दोनों तौर पे क्या है? स्वतंत्र है। हम हमारी नीतियों को खुद बनाते हैं, खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें कोई बाहर से कोई दूसरी अथॉरिटी हमसे ये नहीं करवाती। उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, यानी कि सॉवरेनिटी मीन्स दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल्स एंड हैज सुप्रीम अथॉरिटी विद इन इट्स टेरिटरी, यानी कि संप्रभुता का अर्थ हुआ भारत बाहरी नियंत्रण से मुक्त है और अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता रखता है। व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? सेलिएंट फीचर इंक्लूड फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रमुख विशेषताओं में बात करें तो संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और लिखित संविधान का होना, ये भारतीय संविधान की क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। वाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट कैन बी अमेंडेड टू मीट चेंजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल नीड्स, यानी कि इसे जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बदलती सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इसलिए जैसे जैसे टाइम बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, संविधान में भी क्या हो जाता है? अमेंडमेंट हो जाते हैं, इसलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात होगी। व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है जो कि नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। नेम एनी टू फंडामेंटल राइट्स, यानी किसी दो मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। राइट टू इक्विलिटी एंड राइट टू फ्रीडम आर टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे दो मौलिक अधिकार हैं। व्हाट आर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस टू द स्टेट टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। सिद्धांत राज्य को नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। आर डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सिएबल, यानी क्या नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं? नो, दीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बट आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, यानी कि यह कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते लेकिन शासन के ये क्या है? मूलभूत है। व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड्स द नेशन स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्णित राष्ट्र के प्रति नागरिकों की क्या है? नैतिक दायित्व है। व्हेन वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, चाहे ए सेक्शन हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है 42 अमेंडमेंट आपसे पूछ भी लिया जाए पूरा का पूरा। वाई आर फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट, यानी मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड एंश्योर इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कि मौलिक अधिकार
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और नागरिकों की समानता व गरिमा सुनिश्चित करने का काम करते हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। व्हाट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की संसद क्या है? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है भारत का, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। यानी कि संसद के कितने पार्ट है? अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। एक तरफ प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है। जो अपर हाउस है उसको लोकसभा सॉरी राज्यसभा कहते हैं, जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा कहते हैं। ज़्यादा पावरफुल की बात करें तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें लोगों के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। है। और अगर फिक्स हाउस की बात करें जो परमानेंट है, दैट इज राज्यसभा। व्हाट इज लोकसभा? लोकसभा क्या है? लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हुज मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी लोकसभा संसद का निचला सदन है जिसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। व्हाट इज राज्यसभा? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल क्या है? द नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर अनलेस डिजोल्व अर्लियर। यानी लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि यह पहले भंग न की जाए तो ये 5 वर्ष होती है, और जो भंग हो जाती है तो 5 वर्ष से पहले जो भी भंग हो वही टाइम होता है इसका। मेंशन वन पावर ऑफ द पार्लियामेंट। यानी संसद की एक शक्ति बतलाइए। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज एंड सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यानी संसद को संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और साथ में कॉन्करेंट विषयों पर भी कानून बना सकती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का क्या कार्य है? राज्यसभा रिव्यूज एंड रिवाइव्स लेजिस्लेशन पास्ड बाय द लोकसभा। यानी कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा और संशोधन करने का काम करती है। वो प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा। यानी राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लोकसभा की कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर होता है, जो कि उन्हीं में से चुना जाता है, वह करता है। और राज्यसभा की कौन करता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दैट मीन्स भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। तो ये था अपना सेक्शन ए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। बड़े क्वेश्चन हैं जिनको मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, वरना तो क्लास बेवजह ही बड़ी हो जाएगी। मैं इनको बता देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के व्याख्या कीजिए। आपसे 3 एक्ट है, तीनों ही पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है 1919 और 1935 के हैं। 1909 वाले के इतने चांसेज नहीं हैं। तो 35 वाला और 1919 वाला आपको पढ़ना चाहिए। थोड़ा वन शॉट क्लास आप देखना इसकी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा है उसकी संरचना और कार्यप्रणाली के वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रस्तावना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आपसे पूछी जाएगी। डिस्कस द मेजर सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार मार्क लगा लो, पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं आपसे। फिर है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। यानी भारतीय लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांतों की भूमिका की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों के महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की संरचना और शक्तियों की व्याख्या कीजिए। लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है? गूगल जरूर कर लेना क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो भारत का नागरिक हो, कितनी उम्र उसकी होनी चाहिए, क्या क्या है, आप जरूर उसको गूगल कीजिएगा। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, रोल एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना, भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट इन द वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र के संचालन में संसद के महत्व पर चर्चा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। और इन्हीं की तरह आपसे बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैंने विद आंसर आपके लिए रखे हैं, और आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ में आराम से आप डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हो। तो ये थी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेपर की माइनर पेपर की ये क्लास, और इसकी वन शॉट आप जरूर देखिएगा। आई बटन में और एंड स्क्रीन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से पल्ले पड़ी होगी क्लास। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दो, और एग्जाम देखकर यहाँ आओ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा रहा और हमारी क्लास ने आपको कितना बेनिफिट दिया। तो ये सारी चीज़ें, आपका जो कमेंट है वो हमारे बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है। सो वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव ए नाइस टाइम, ग्रेट डे, थैंक यू।